सबसे पहले आज बात दिल्ली की, जहां उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों के झगड़े पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने आज अपना फैसला सुनाया। इस फैसले को केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि दोनों जजों ने सहमति से कहा कि एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्र सरकार के अधीन ही काम करेगा। इसके अलावा आज के फैसले में जांच कमीशन बनाने का अधिकार भी केंद्र सरकार को दिया गया, जबकि बिजली की रेट, उसके कमीशन बनाने की और अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़े मुद्दों पर फैसले का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया। जमीन के मामले में कोर्ट ने कहा कि जमीन के सर्कल रेट दिल्ली सरकार तय करेगी, साथ ही किसानों के मुआवजे पर भी दिल्ली सरकार ही फैसला लेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की तरफ से सरकारी वकील तय करने का अधिकार भी दिल्ली सरकार को दिया है। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी मसले पर विवाद होने पर एलजी का फैसला सर्वोपरि होगा। हालांकि ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर दोनों जजों की अलग अलग राय आने के बाद इस मुद्दे को बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। सुनवाई के लिए नई बेंच अब चीफ जस्टिस तय करेंगे। टोटल 6 पॉइंट थे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इसकी ट्रांसफर और पोस्टिंग केंद्र सरकार करेगी। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो किसके पास होगा, एसीबी किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये केंद्र सरकार के पास रहेगा। तीसरा इशू था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, इंक्वायरी कौन कर सकता है, कौन ऑर्डर करेगा, उसके लिए बोला है कि ये भी केंद्र सरकार ही करेगी। चौथा इशू है इलेक्ट्रिसिटी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। पांचवा इशू है रेवेन्यू का, दिल्ली में जो जमीन है उसका रेट कौन तय करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। और छठवां इशू था कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, केंद्र सरकार और एलजी के बीच में अगर डिफरेंस आएगा तो किसकी राय प्रिवेल करेगी, उसके लिए बोला है कि ये एलजी की राय प्रिवेल करेगी, एलजी की राय सबसे ऊपर होगी। मैं नहीं मानता कि दिल्ली सरकार को एक धक्का है, मैं मानता हूँ ये दिल्ली के लोगों को एक धक्का है। दिल्ली के लोग पिछले 4 साल से मान रहे हैं कि क्योंकि इतनी कन्फ्यूजन है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ और राइट्स के ऊपर और पावर्स के ऊपर, उसको उच्च न्यायालय में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक हम जा चुके हैं और 4 साल इतनी लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं, तो एक बहुत ही सटीक और निर्णय आना चाहिए था जो बहुत ही स्पष्ट होता। एक माननीय जज कह रहे हैं सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन उसमें भी एक हाथ से दिल्ली सरकार को देकर दूसरी हाथ से दिल्ली सरकार से ले ली गई, क्योंकि सर्टन सेक्रेटरी एंड अबव जो हैं पोस्ट वो कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। दूसरे माननीय जज हैं वो कह रहे हैं नहीं, सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास है ही नहीं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में दोनों ही माननीय जज जो हैं वो 5 बेंच की जो 5 जजेस की बेंच थी उसमें ये माननीय जज भी उस बेंच के सदस्य थे। वहाँ पर तीनों व्यूज़ में ये बड़े स्पष्ट तौर पे है कि जो सर्विसेज सिर्फ 1, 2 और 18 जो एंट्रीज़ हैं, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। बाकी सारी की सारी जो हैं वो दिल्ली सरकार के पास हैं। और सर्विसेज क्योंकि एंट्री 41 है स्टेट लिस्ट की, तो वो भी दिल्ली सरकार के पास है। अब ये आर्ग्यूमेंट तो चलता रहेगा, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए कि ये अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका इस स्वरूप में देखा जा रहा है। सर्विसेज को छोड़कर बाकी सारे फैसले जो हैं और जितने बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बहुत बड़ा हंगामा मचाया था दिल्ली में, उस पर सब पर कोर्ट ने ये कहा है कि संविधान के तहत और जो डिसाइड किया गया है, एलजी सुप्रीम अथॉरिटी हैं, उनका कहना सर्वोपरि है। जब डिफरेंस ऑफ मैटर आएगा, ओपिनियन आता है, तो एलजी का ओपिनियन सारे ओपिनियंस को सुपरसीड करता है और इस बात पर अब कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, सर्विसेज के मामले में एक थोड़ा सा अलग था, इसीलिए 2 जजेस ने भी अलग अलग जजमेंट सुनाए। एहतशाम खान सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं, एमएच खान हमारे साथ हैं, प्रिया शर्मा हमारे साथ हैं। हम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे करीब 10 मिनट बाद 1 बजे अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कैबिनेट का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। हम जाएंगे उस पर, उससे पहले इन सबसे विचार सुन लें। क्या जो आम आदमी पार्टी सरकार है, क्या अब उनको ये मानना पड़ेगा कि जितना हंगामा उन्होंने खड़ा किया, जितनी गालियां उन्होंने मोदी सरकार को दी, नरेंद्र मोदी को दी, अरुण जेटली को दी और खासकर एलजी के ऑफिस को, उनके दफ्तर को दी, चाहे वो नजीब जंग हो और उसके बाद हो, जिस तरह से उन्होंने अंशु प्रकाश को घेरा, ये सब उनकी गलतियां थी। क्या अब दिल्ली कहे और देश कहे कि अरविंद केजरीवाल को अपने बर्ताव के लिए माफी मांगनी चाहिए? एहतशाम
बिल्कुल आनंद, जो फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट का आया है 2 जजों का, उसमें ये साफ कर दिया गया है जो अधिकार ज़्यादातर चीज़ों को लेकर है, ओवरऑल गवर्नेंस को लेकर है, वो फिलहाल केंद्र सरकार यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हक में नज़र आ रहा है। लेकिन छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो कुछ ज़रूर दिल्ली सरकार को दी गई हैं, लेकिन ओवरऑल गवर्नेंस की आप बात करें, जो मेजर पॉलिसी डिसीजन है वो अब सेंटर को यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। जहाँ तक सर्विसेज, जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा था, बोन ऑफ कंटेंशन था दोनों सरकारों के बीच में, वो अभी भी अनसुलझा है और उसको लेकर अब एक लार्जर बेंच तय करेगी कि जो आईएएस और दैनिक्स के अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसको है। तो वो सवाल अनसुलझा है, तो स्टेटस को उस पर मेंटेन रहेगा जिस तरह से चल रहा है अभी, केंद्र सरकार ही ये सारी चीजें तय कर रही है, तो वो आगे भी होता रहेगा। जी, पर सर्विसेज के मामले में भी अगर कहा जाए तो दोनों जजेस ज्यादातर उतने डिफरेंशिएटेड नहीं थे। बस ये कहा गया था कि कुछ ग्रेड लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट्स पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, पर अगर बाकी जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात कहें तो उस पर तो ज्यादातर दोनों जजेस में सहमति थी, खासकर कि एसीबी का कंट्रोल किस पर रहेगा और कुछ और अहम फैसले और डिपार्टमेंट्स थे। और सबसे बड़ी बात यह कि एलजी का ऑफिस जो है वो सुप्रीम है। अगर दोनों में मतभेद है तो एलजी का ऑफिस और उनका ओपिनियन, उनका डिसीजन सर्वोपरि होगा। इसको आम आदमी पार्टी हमेशा चैलेंज करती आई है और बहुत सारी पॉलिटिकल उस पर हंगामा करती आई है। इन्होंने तो रिपब्लिक डे से पहले, मुझे याद है 2-3 साल पहले, पूरे स्टेट कैपिटल में भी उन्होंने चक्का जाम कर दिया था। चीफ मिनिस्टर खुद धरने पर बैठ गए थे हाई सिक्योरिटी एरिया में। बिल्कुल, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आ रहा है, जो डिसएग्रीमेंट है दोनों जजों में आज के फैसले में सर्विसेज को लेकर, वो भी दोनों ही जो राय हैं वो दिल्ली सरकार के खिलाफ हैं। जस्टिस सीकरी का ये मानना है कि जो ग्रुप ए और बी, जो ऊपर के 2 ग्रुप्स हैं, उसमें जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार का होगा, बाकी जो सी और डी लेवल है उसमें दिल्ली सरकार का होगा। लेकिन जो जस्टिस अशोक भूषण है उनका मानना है कि दिल्ली सरकार का कहीं कोई अधिकार नहीं होता है ट्रांसफर पोस्टिंग में। तो दोनों ही जो फैसले हैं वो दिल्ली सरकार के खिलाफ ही हैं। लेकिन हाँ, इन दोनों में क्या प्रिवेल करेगा, किसको सही माना जाएगा, वो अब लार्जर बेंच तय करेगी। तो कुल मिला के दिल्ली सरकार के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है। जी एहतशाम, धन्यवाद। मौलाना साजिद रशीदी, अब दिल्ली सरकार पर कोर्ट का और मौसम का दोनों का कहर बरप रहा है। अब इस तूफान में आपकी सारी उम्मीदें उड़ गई? नहीं, उम्मीदें कहाँ उड़ी हैं। आप किसी भी एक बात को लेकर फैसला सुना देते हैं आप लोग, ये बड़ी जल्दबाजी होती है मेरे भाई। आप चुनाव आने दीजिए ना, फैसला तो तब होगा। अच्छा, अब कोर्ट की कोई मान्यता ही नहीं, कोर्ट ने आपके खिलाफ सुना दिया, तो अब कोर्ट कौन सी चीज है? अब हम जनता के पास जाएंगे, हम सियासत करेंगे। सुनिए, नहीं तो उससे पहले कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए अमाननीय है, हम इसकी हम सारे इंस्टीट्यूशंस की को रिस्पेक्ट करते हैं। सर सुनिए ना, अब क्या कोर्ट क्या लेना देना, कोर्ट ने तो सर सुनिए तो सही, सर सुनिए तो सही। जी जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि जब हमारे कोर्ट इस तरह के फैसले देने शुरू कर दें, लेस्बियन जैसे फैसले, लिव एंड रिलेशनशिप जैसे फैसले, बीवी किसी के साथ हो जाए तो शोहर केस नहीं कर सकता, तो ये देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, हम ये नहीं कहते कि कोर्ट क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं अच्छा, सब कुछ कहने के बाद आप कह रहे हैं कोर्ट क्या है क्या नहीं है। फैसला आपके अनुकूल हो तो कोर्ट की जय जयकार, डेमोक्रेसी जीत गई। फैसला आपके प्रतिकूल हो तो कोर्ट भी बिक गया है, किसके साथ हो गया है, लिव इन रिलेशनशिप है, ये है वो है। आप कुछ भी कहिए, फिर कहिए हम कोर्ट के लिए कुछ नहीं कहते। मैं बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं जी। दिल्ली सरकार जब से बनी है, जब से कभी कोर्ट का हंटर पड़ता है, कभी दिल्ली पुलिस का हंटर पड़ता है, कभी गवर्नर का हंटर पड़ता है। काम करने नहीं दिया जा रहा है मेरे भाई। ये पब्लिक भी देख रही है। और इसी पब्लिक ने 67 दिया था। काम न करना तो बहाना है। और आने वाला चुनाव देखिएगा, आने वाला चुनाव देखिएगा, सियासत को गरमाना है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन किसकी तरफ है। हाँ, नहीं बिल्कुल, दिल्ली भी देख रही है, दिल्ली भी देख रही है कि जितनी आपने किसको, जितनी अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके चुन चुन के जितने नेताओं को गालियां दी थी ट्विटर पर, और जिस तरह के धरने किए थे और जिस तरह की बातें कही थी, आज कोर्ट ने कहा है कि संविधान के तहत ये पहले फैसला हो चुका है, इसको हम रिविजिट नहीं करने वाले। एलजी का ऑफिस सुप्रीम है। अब दिल्ली में ऐसा ही होगा। जो आपको 67 सीटें मिली थीं, जो आपको बहुमत मिला था, क्या आपने उसकी लाज रखी? ये सवाल है साजिद रशीदी। अब सुनिए, जवाब सुनिए इसका। आप हॉस्पिटल्स में जाइए, आपको पता चलेगा हमने क्या लाज रखी है।
आप स्कूल्स में जाइए, आपको पता चलेगा क्या लाज रखी है। आप एक गरीब आदमी के पास जाइए, बिजली के दाम पूछिए, पानी के दाम पूछिए, आपको पता चलेगा हमने क्या लाज रखी है। जमीनी सतह पर काम किया है इस सरकार ने, आपको मानना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं मानना चाहते तो उसको मनाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आप जब जनता के पास जाएंगे तो जनता इसका जवाब देगी आपको। जनता बताएगी कि दिल्ली सरकार ने जनता के हित में क्या काम किया है और कितना अच्छा काम किया है। आज सरकारी स्कूलों में लोग एडमिशन लेने के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं। पहले ये होता था कि सरकारी स्कूलों में कोई एडमिशन नहीं कराना चाहता था, प्राइवेट की तरफ भागता था, क्योंकि वहाँ वही सारी सुख सुविधा हो गई है जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती थी, उससे भी अच्छा हो गया है। आज हॉस्पिटल्स में MRI तक फ्री कर दी गई है। अगर आपको डेट नहीं मिलती, आप उसको बाहर से कराइए और दिल्ली सरकार से पैसा लीजिए। उपलब्धि ये होती है, झूठ और जुमलों पर सरकार नहीं चल रही है। दिल्ली सरकार फैक्ट के आधार पर चल रही है। आप जमीन पर जाकर देखिए, रिपोर्टर्स भेजिए अपने, आपको पता चल जाएगा दिल्ली सरकार ने क्या किया है। जी नहीं, अब आप साजिद रशीदी, आपने इतनी सारी बात की, मैंने आपको नहीं टोका। प्रिया शर्मा, आप जवाब दें। देखिए, मुझे इनकी भक्ति, राशिदी जी की जो भक्ति है उस पर मैं उसको सलाम करना चाहती हूँ। केजरीवाल जी जब से आए हैं, बार बार ये आपकी तरफ से बोला जा रहा है कि आज जनता को सेटबैक लगा है। हाँ। जनता को सेटबैक उसी दिन से लग गया था जिस दिन केजरीवाल जी आए और जनता की आशाओं पर उन्होंने पानी फेर दिया। वो देखिए, दुनिया में ना बहुत किस्म की पॉलिटिक्स होती है। केजरीवाल जी जो जिसमें स्पेशलाइज करते हैं वो है चकमा पॉलिटिक्स। उन्होंने शुरू से चकमा दिया है, अपनों को ठगा उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, किसी बात पर खरे नहीं उतरे। जो पास टाइम के लिए वो करते थे वो थे कि फिल्म रिव्यूज दे देते थे ट्विटर पे। कभी कभी मन किया, उनको लगा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरा होना जरूरी है, तो वो ये करते थे। खबर देख रहे हैं जो अब आप बोल रही हैं, तो एक खबर हम चला रहे हैं कि आपके नेता है संजय सिंह, मेरे पास उनका ट्वीट है, पर मैं ये पढ़ना नहीं चाहता हूं दर्शकों, क्योंकि इन्होंने जिस तरह के लफ्ज़ के अल्फाज का प्रयोग किया है वो भी देश के उच्च न्यायालय के खिलाफ, वो पढ़ने योग्य नहीं है और कहने योग्य नहीं है। ये वो नेता हैं जो मोदी को हटाना चाहते हैं ताकि डेमोक्रेसी बचे। ये वो नेता हैं जो गणतंत्र, लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी को हटाना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशन से मोदी की पकड़ को बचाने के लिए हटाना चाहते हैं। लेकिन जब ये इंस्टीट्यूशन संविधान को पढ़ते हुए, कानून को पढ़ते हुए जो पहले फैसले लिए गए हैं उनको देखते, उनको मद्देनजर रखते हुए एक फैसला सुनाती है, तो उसके खिलाफ ऐसे बयानों का प्रयोग करते हैं, ऐसे अल्फाजों का प्रयोग करते हैं कि हमको सोचना पड़ता है कि इनकी एक्चुअल मंशा क्या है, कि मोदी को हटाने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन है कि नहीं, इनके पास और कोई नैरेटिव है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये आ गए सरकार में, अगर हमने इनको वोट दे दिया तो क्या करेंगे ये इंस्टीट्यूशंस का? क्या कनपट्टी पे बंदूक रख के इनके अनुकूल सारे फैसले सुनवाएंगे? क्योंकि इस तरह की बयानबाजी की है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कि मैं इसे पढ़ नहीं सकता हूं। ऐसी बात कही है उच्च न्यायालय के खिलाफ। ये सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है साजिद रशीदी। आम आदमी पार्टी हमेशा यही करती है, जब उनके खिलाफ फैसला होता है, जब या उनके प्रतिकूल फैसला होता है, तो इस तरह की बयानबाजी करते हैं जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही नहीं, पब्लिक डिस्कोर्स में खराब बात है। भाई साहब, अगर आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं तो आप कल का भाषण सुन लीजिए उनका। पार्लियामेंट में इस तरह का भाषण कोई एक आम नागरिक, एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल पार्लियामेंट की मर्यादा को नहीं जानता, वो भी नहीं दे सकता। क्यों उन्होंने ये पूछा कि देश के 15 प्राइम मिनिस्टर्स में से सिर्फ 3 प्राइम मिनिस्टर्स के नाम क्यों लिखे गए हैं वहां पर? तो वो गलत सवाल पूछा, नहीं, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर आपको देखिए, मैं कह रहा हूँ, नहीं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ संजय सिंह ऐसी बात कर सकते हैं? आपने उनका ट्वीट पढ़ा? मुझे बोलने तो दीजिए प्लीज, मुझे बोलने तो दीजिए। आप अखाड़ा में नहीं आया, जुड़िए हमारे साथ अखाड़ा में, तो अच्छा लगता है साजिद। जैसे आप फोन पे रहते हैं तो आपको लगता है मैं आपको बोलने नहीं दे रहा हूं। आपके अखाड़े में पहुंच रहा हूं मैं। जी आइए। और यहाँ पे जो हमारे गेस्ट बैठे हैं उनको लगता है कि सिर्फ साजिद रशीदी बोल रहे हैं, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा। रशीदी साहब, एक प्रश्न है मेरा, प्लीज इसको आंसर जरूर कीजिएगा। गाली गलौज छोड़िए। क्या आपकी पार्टी के लोगों पर यह आरोप नहीं है कि वो सीनियर ऑफिसर्स को थप्पड़ मारते हैं जब उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं? तो ये तो बहुत प्रेम हुआ, ये तो बहुत सभ्य लैंग्वेज हुई, और ये तो बहुत सभ्य तरीका हुआ अपने आप को कंडक्ट करने का डेमोक्रेसी में। आप ही के पास ठीक रहा है ना ईमानदारी का और लोकतंत्र के सर्टिफिकेट बांटने का कि कौन कितना लोकतांत्रिक है। कि आपने सीबीआई के साथ क्या किया है, आरबीआई के साथ क्या किया है, गिनवाऊं?
जी। देखिए आप देश को गिनवा क्या पता नहीं दीजिए, है? दुनिया क्या हंसेगी। देश को पता आपने नहीं क्या है? क्या किया हुआ है आपने ये आरबीआई के बताइए। साथ क्या सबसे किया पहले तो आपने और अपने संघों को ठग लिया, सीबीआई के एक-एक साथ में करके क्या आपकी किया है? पार्टी के अरे लोगों ने देखिए, साझा अगर कर दिया। अगर इस सरकार ने उसके बाद आपने दिल्ली के लोगों आप को ठग लिया। यूपी में अरे जाकर देखिए विषय को मत भटकाइए, विषय को मत भटकाइए। बात अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की हो रही है, साजिद रशीदी। और अगर ऐसा होता देखिए जब आपने कहा कि आप सीबीआई की रक्षा करना चाहते हैं तो आपने कौन सी इंस्टीट्यूशन को घेरा प्रोटेस्ट में? सीबीआई को घेरा। ये बीजेपी आपने कहा कि आप आरबीआई की रक्षा करना चाहते हैं, आपने कौन सी इंस्टीट्यूशन को घेरा? आरबीआई को घेरा। नेता बैठ के ऑपोजिशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं कि सारे अफसर संभल जाएं, सरकार बदलेगी, हम वापस आएंगे, तब हम आपको देख लेंगे। और आप कह रहे हैं हम आपके हित की बात कर रहे हैं, अफसरों को बचाने की बात कर रहे हैं। कमाल कर रहे हैं साजिद रशीदी। अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। साजिद रशीदी साहब आप जुड़िए हमारे साथ। अखाड़ा में शीला दीक्षित जी से हमारी बात हुई न्यूज़ 18 इंडिया में। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ में पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की और दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष शीला दीक्षित है। मैम, जिस तरीके से फैसला आया है जिसमें यह कहा गया है कि एसीबी का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होगा, हालांकि जो सर्विसेज का मामला है वो बड़ी बेंच को रेफर किया गया है। देखिए ये सही है क्योंकि दिल्ली जो है ये सब आप लोग जानते हैं कि फुल स्टेटहुड नहीं है, एक स्पेशल इसके पावर्स हैं और कुछ पावर्स केंद्र ने अपने पास रखे हुए थ्रू द होम मिनिस्ट्री। तो ये चीज़ें हैं ऑलरेडी, ये मालूम होनी चाहिए सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी। ये सब मालूम है, हम लोगों ने भी सरकार को चलाया 15 बरस और जो कायदा कानून बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली उस पर निर्भर रहे और उसी का पालन किया। क्योंकि 15 साल आप मुख्यमंत्री रही हैं, आप मानती हैं क्योंकि स्मूथ तरीके से उसमें सरकार चल रही थी और सारे बवाल अभी पिछले कुछ साल में हुए। 70 में से 67 सीट देके एक सरकार चुनी। आज का जजमेंट ये कहता है कि उस चुनी हुई सरकार को ऑफिसर्स की ट्रांसफर करने की पावर नहीं है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई सरकार अपने ऑफिसर्स भी ट्रांसफर नहीं कर सकती तो वो सरकार चलेगी कैसे? अगर कोई ऑफिसर काम नहीं करता उसको हटा के हम दूसरा ऑफिसर नहीं लगा सकते तो सरकार चलेगी कैसे? आज का जजमेंट ये कहता है कि जिस पार्टी की सरकार है जिसको 70 में से 67 सीट मिली उसके पास अपने ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने की पावर नहीं है, लेकिन जिस पार्टी को 70 में से 3 सीट मिली वो पार्टी अब सारी ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी दिल्ली की। दिल्ली के सारे ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार विपक्षी पार्टी को है जिसको केवल 3 सीट मिली। ये कैसा जनतंत्र है? संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को टेम्पर नहीं किया जा सकता। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो सबसे बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर तो डेमोक्रेसी है ना, जनतंत्र है ना। जो सरकार चुन के आती है जिसको जनता ने इतने भारी बहुमत से जिताया, अगर उस सरकार को काम करने की शक्तियां ही नहीं है तो फिर वो सरकार कैसे काम करेगी? कैसा जनतंत्र है ये? कैसा ऑर्डर है? और अगर वो सारी ताकतें शक्तियां विपक्षी पार्टी को दे दी जाएं तो विपक्षी पार्टी तो ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी जो सरकार चलने ही ना दे। अभी 4 साल से हम ये भुगत रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी ने जो शिक्षा के अंदर काम किया पूरी दुनिया के अंदर उसकी चर्चा है, लेकिन मनीष सिसोदिया जी के काम को रोकने के लिए एजुकेशन सेक्रेटरी को बदल के ऐसे अफसर को अपॉइंट कर दिया जाए जो कि अब मनीष सिसोदिया जी के काम करने की बजाय उनके हर काम को रोके, तो मनीष सिसोदिया जी स्कूल कैसे बनवाएंगे? स्कूल कैसे चलाएंगे? सतिंदर जैन जी ने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है। अब ऐसे हेल्थ सेक्रेटरी को अगर अपॉइंट कर दे विपक्षी पार्टी जो कि मोहल्ला क्लिनिक बनने ना दे, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां ना सप्लाई होने दे, मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट ना होने दे, हेल्थ मिनिस्टर के फोन ना उठाए,
तो फिर मोहल्ला क्लिनिक कैसे बनेंगे, अस्पताल कैसे चलेंगे? ये कैसा निर्णय है? ये कहते हैं कि एंटी करप्शन ब्रांच अब दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है। 40 साल से दिल्ली के अंडर में, दिल्ली सरकार के अंडर में थी एंटी करप्शन ब्रांच, अब नहीं है। तो अगर कोई भ्रष्टाचार करे और मुख्यमंत्री के पास कोई आके कहे कि इसने भ्रष्टाचार किया है, तो मैं क्या करूं? मैं विपक्षी पार्टी को बोलूं, बीजेपी को बोलूं कि अब आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए? वही तो करवा रहे हैं। विपक्षी पार्टी तो सारा गड़बड़ करवा रही है और सारी शक्तियां आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार को छोड़ के विपक्षी पार्टी को दे दी गई। हमें लगता है कि यह जजमेंट ना केवल दिल्ली के लोगों के खिलाफ है, यह संविधान के खिलाफ है, यह जजमेंट जनतंत्र के खिलाफ है। अब इसका जो भी इसके लीगल उपाय हैं वो सब हम करेंगे। रिव्यू में जाने की जरूरत है या क्या करने की जरूरत है, वकीलों से बात करेंगे। लेकिन अब इसका समाधान एक ही है, इसकी चाबी एक ही है, वो दिल्ली की जनता के पास है। मैं आज दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि केजरीवाल बहुत छोटा आदमी है। आपने हमें चुन के भेजा, 70 में से 67 दी, हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। 4 साल के अंदर हम लोगों ने आपके लिए, आपकी सरकार ने, केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया जी ने, गोपाल राय जी ने, सत्येंद्र जैन जी ने, हमारे अन्य मंत्रियों ने लड़ झगड़ के, लड़ के, रोज लड़ के काम करवाए हैं। फाइलें क्लियर करवाने के लिए एलजी से अगर मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन जी को और अरविंद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री को, गोपाल राय को 10 दिन का अनशन करना पड़े, एलजी के घर में घुस के अगर हमें फाइलें क्लियर कराने के लिए 10 दिन का अनशन करना पड़े, ऐसे कैसे दिल्ली चलेगी? ऐसे कैसे दिल्ली का विकास होगा? सड़कें बनवाने के लिए, पानी दिलाने के लिए, बिजली दिलाने के लिए, लोगों का विकास करने के लिए, किसानों के विकास के लिए, दलितों के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, हर फाइल के लिए अगर हमें एलजी के घर पे धरना करना पड़ेगा, अनशन करना पड़ेगा, ऐसे सरकार कैसे चलेगी? तो अब दिल्ली के लोगों के हाथ में चाबी है। ये वाला जो लोकसभा का चुनाव है, मेरी दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इस लोकसभा के चुनाव को आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मत देना। अभी तक आपको कांग्रेस और बीजेपी, केवल एक ही इसका समाधान है, पूर्ण राज्य का दर्जा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, दिल्ली के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। दिल्ली जैसे पूरे देश के अंदर जो सरकार लोग बनाते हैं चुन के, उस सरकार के पास पूरे अधिकार होते हैं, पूरी शक्तियां होती हैं। दिल्ली वालों की सरकार के पास शक्तियां क्यों नहीं है? दिल्ली के लोगों की सरकार के पास शक्तियां क्यों नहीं है? मैं दिल्ली के लोगों से आज अपील करना चाहता हूं, इस लोकसभा चुनाव के अंदर आप 7 सीटें आम आदमी पार्टी की दीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 5 साल के अंदर हम संसद के अंदर इन लोगों को, जो भी सरकार बने, संसद के अंदर हम उनको बाध्य करेंगे कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का अधिकार दिलाए, दिल्ली के लोगों को पूर्ण राज्य का अधिकार दिलाए, दिल्ली के चुनी हुई सरकार को पूर्ण अधिकार मिले, ताकि दिल्ली के लोगों के विकास के लिए वो सरकार काम कर सके। कोई क्वेश्चन अगर जी, इस तरफ जो आप आगे बढ़ रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, विपक्षी पार्टियों से भी बात करना, क्या राहुल गांधी से कोई सहमति बन पाई है समझौते को लेकर के? आपने मीटिंग भी की थी। अभी उस दिशा में कोई सहमति नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि देश का मूड भांपना चाहिए कांग्रेस को, और अगर कांग्रेस की मूड नहीं भांप पाई तो उसको मजा चखाएंगे लोग, ये किस संदर्भ में है? मेरा अपना ये मानना है कि आज देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पूरा देश चाहता है कि मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी को इन चुनावों में 2019 के चुनावों में हराया जाए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जहां जहां बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं उसके खिलाफ एक ही कैंडिडेट खड़ा हो, ताकि एंटी बीजेपी वोट बट ना सके। ये बात सभी पार्टियों को समझनी पड़ेगी। तो अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी के खिलाफ 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, इससे भाजपा को फायदा होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सपा बसपा के अलावा तीसरा कैंडिडेट खड़ा होता है बीजेपी के खिलाफ, तो इससे बीजेपी को फायदा होता है। तो सबको ये समझना पड़ेगा। मैं किसी एक पार्टी विशेष के बारे में नहीं कहना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले का राजनीतिकरण कर दिया। प्रिया शर्मा जी हमारे साथ हैं, एमएच खान बीएसपी से हमारे साथ हैं, और साथ ही साजिद रशीदी साहब जी अब अखाड़ा में पधार चुके हैं।
सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमको फाइलें क्लियर करने के लिए एलजी के दफ्तर में अनशन पर बैठना पड़ा। और आप मुझे बताएं कि 2015-16 के बाद क्या आम आदमी पार्टी को आपने धरने पर देखा है? 2016-17 की, अब 2015-16 की बात है, 17 गुजर गया, 18 गुजर गया, अब तो 19 में आया, अब 15-16 की बात कर रहे हैं। नजीब जंग के बाद अगले एलजी के सामने कितने धरने किए इन्होंने? अंशु प्रकाश को घर के अंदर किसने घेरा? साजिद रशीदी साहब। लेकिन इस सब को छोड़िए, क्या अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता उसे चुने जिसको लगता है, जिस पार्टी की उस पार्टी को चुने जिस पार्टी की सरकार सेंटर पे बनेगी? क्योंकि इन्होंने बहुत आसानी से यह कह दिया कि विपक्षी पार्टी को दिया गया है, पर कोर्ट का फैसला किसी पार्टी के लिए नहीं, सेंटर वर्सेस स्टेट की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, एक पार्टी की बात नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में उसी की सरकार होनी चाहिए जिसकी सरकार सेंटर में बने, तभी दिल्ली का विकास हो सकता है, तो क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ये चुनाव लड़ने चाहिए? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको ज़मीनी हकीकत को समझना चाहिए। ज़मीनी हकीकत ये है कि अभी 1 महीना पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उन्होंने एक ऐलान किया कि भाई हम जो है इमामों की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं और उन्होंने बढ़ाई तनख्वाह 10,000 से 18,000 की। लेकिन जो सीओ बैठा हुआ है वो गवर्नर का आदमी है, उसने फाइल रोक दी और उस फाइल को जो है वो अटकाए हुए बैठा है। आप ये देखिए कि ऑटोनोमस बॉडी का काम नहीं हो रहा है, सरकार, ऑटोनोमस बॉडी, ये सब मजबूर है लाचार। अभी जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं आपसे बस एक ही सवाल पूछूं, साजिद रशीदी साहब, मैंने बहुत बात को सिंपल कर दी। क्या दिल्ली की जनता ये समझे कि जिसको वो सेंटर में देखना चाहते हैं वही दिल्ली स्टेट में भी हो, तभी उनका काम होगा? नहीं, सवाल किया तो सुनना पड़ेगा। अरे मैं दिल्ली की जनता ने, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं, क्या दिल्ली की जनता ने तो सरकार को इसीलिए भी नहीं चुना था कि वो जाके वाराणसी में लड़े और फिर बाद में रोते हुए आए और दिल्ली की जनता से माफी मांगे। 3 एमएलए की सरकार काम कर रही है और 67 एमएलए की सरकार काम नहीं कर पा रही है। दिल्ली की जनता से माफी मांगी। देखिए, आप जितना भी चिल्लाना चाहें, मैं सीधी सी बात ये सच्चाई है। अरे साजिद रशीदी साहब, सच्चाई है। देखिए, तो फिर आप जमीन पर जाकर, तो आप ये बात नहीं, भाई साहब जमीन पर मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, सरकार ने क्या किया जमीन पर जाकर? सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, चिल्लाते हैं जुमलों की सरकार, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, मुझे बताइए केंद्र का साजिद रशीदी और केंद्र का ऐसा कोई कारनामा जो जनता के पास लेकर आप जाएंगे? आप राम मंदिर लेकर जाएंगे, मैं हमारे दर्शकों से एक ही बात कह रहा हूं, क्लिनिक लेकर जाएंगे, हम हेल्थ लेकर जाएंगे, हम एजुकेशन लेकर जाएंगे, हम बिजली लेकर जाएंगे, हम पानी लेकर जाएंगे। आपके पास क्या है लेकर जाने के लिए जनता के? कोई चीज आपके पास जनता के पास जाने के लिए नहीं है। आपके पास आप जुमलों की सरकार चला रहे हैं, आपके पास क्या है? नहीं, सरकार चला रहे हैं। मेरा सवाल सीधा है कि दिल्ली की जनता के पास क्या सोल्यूशन है? दिया जाए, प्रिया शर्मा, साजिद रशीदी, आप सोच भी नहीं सकते। प्रिया शर्मा, साजिद रशीदी, थोड़ा एक सेकंड शांत हो जाइए, टोक्यो बनाने की बात की थी, थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, अरे थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। एक मिनट रशीदी साहब, मेरा सवाल, प्रिया शर्मा रुकिए, छाछ बोले छन्नी बोले, जिसमें 72 छेद। देखिए, आप दोनों मेरी बात सुनिए, मैं आवाज ऊंची नहीं करना, सुनिए, मैं आवाज ऊंची नहीं करना चाहता हूं। मेरा सवाल, अरे रुक जाइए रशीदी साहब एक मिनट। खान साहब, आप बसपा से हैं, आप जानते हैं, आप इस मसले में नहीं पढ़ना चाहते, पर मेरा सवाल जो है वो बड़ा वाला सवाल है। इससे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और आपको ये पता है कि दिल्ली में कभी भी स्वतंत्र सरकार, यानी कि इंडिपेंडेंट जो है सरकार, जो है स्टेट लेवल, जो स्टेट, वो नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इस पर बार बार विवाद हो चुका है और कोर्ट ने फैसला संज्ञान में लेते हुए कहा है कि इसको ज्वाइंटली चलाना पड़ेगा। तो अब जब अरविंद केजरीवाल का ये रुझान है, ये कहना है कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट काम करने नहीं दे रही, ये जो है ये तब तक बना रहेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है दिल्ली में अलाइन नहीं होंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आपका चुनाव लड़ना बेकार है, या दिल्ली की जनता को ये कह रहे हैं कि जिसको वो दिल्ली में चुने उसी को वो सेंटर में चुने, या जिसे वो सेंटर में चुनते हैं उसी को दिल्ली में चुने? देखिए, दिल्ली में पूर्व राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, ये बात सही है, लेकिन अगर गरीबों के लिए कोई हित की बात हो रही है और पिछड़ों के लिए बात हो रही है, मुसलमानों के लिए बात हो रही है, सब समाज के लिए बात हो रही है, तो एलजी को मुख्यमंत्री की राय को मानना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है कि किस बात के लिए हो रहा है? वो कह रहे हैं कि हम झोपड़ी में रोशनी डालना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों का भला करना चाहते हैं, आप फाइलों को लटका रहे हैं। इसमें एक जो एलजी है
उसको मुख्यमंत्री के साथ बैठ के बात करना चाहिए और जनहित की जितनी भी समस्याएं हैं उस पर ना नुकुर ना करके हस्ताक्षर करना चाहिए और काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, क्या दिल्ली में आपने 2017 जब नजीब जंग गए, नजीब जंग ने कहा मैंने पब्लिकली कभी अरविंद केजरीवाल को गाली नहीं दी, चाहे अरविंद केजरीवाल ने मुझे कुछ भी कहा हो, ये जनवरी 2017 की बात है, उनके गवर्नरशिप छोड़ने के बाद 2017-18 में आपने दिल्ली में कोई देखा, आपने कोई वहां पे कोई मोर्चा देखा, किसी तरह की सियासत देखी, किसी तरह की लड़ाई देखी? दूसरी बात सुगत नहीं। हाँ साहब एक बात बताता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपको बताया जाए कि आप अथॉरिटी हैं, फाइनल अथॉरिटी किसी भी चीज के सिग्नेटरी आप हैं, आप अथॉरिटी हैं, साजिद रशीदी आम आदमी पार्टी से हैं, वो मुख्यमंत्री हैं मान लीजिए, ठीक है मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि उनको कहा जाता है कि अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो उनको आपके पास आना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या उम्मीद करेंगे? नहीं, साजिद रशीदी आपके पास आए कि आप जाएं साजिद रशीदी के पास, आओ बैठो भैया बताओ कौन सी फाइल साइन करानी? नहीं, देखिए अगर साजिद रशीदी आपके साथ कॉन्फ्रंटेशनल हो जाए, आपको बोले कि मियां खान साहब अगर आपने मेरी फाइल नहीं भेजी तो मैं आपके घर पे धरना कर दूंगा, मैं आपके ऊपर हमला बोल दूंगा, मैं आपके ऊपर आपको गाली दूंगा, मैं ऐसे खड़ा चौड़ा हो जाऊंगा आपके सामने, हटूंगा नहीं आपके सामने से, तो आप क्या कीजिएगा? नहीं, या फिर आप ये उम्मीद करेंगे कि आप आइए बैठिए और सारी फाइलें क्लियर कीजिए? नजीब जंग ने कहा कि 99% इश्यूज पे वो अरविंद केजरीवाल के साथ थे। मैं आपको बता रहा हूं, नजीब जंग ऑन रिकॉर्ड हैं, जब इन्होंने कहा कि वो 99 इश्यूज पे 99% इश्यूज पे वो अरविंद केजरीवाल के साथ थे, तो फिर उन्होंने नजीब जंग के खिलाफ जंग क्यों छेड़ी? सर जवाब तो सुने। नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि अगर देखिए, अगर जो समस्याएं हैं, जो फाइलें जनता के हित के फाइलें जो पहुंच रही हैं, अगर उस पर अड़ंगा लगेगा तो मुख्यमंत्री ऑटोमेटिक उस पर एतराज करेगा। अगर आप उस फाइलों को क्लियर कर दें तो एतराज खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। फिर मैं वही कह रहा हूं, अगर आप ये सोचें कि इस फाइल में कुछ चीजें हैं जिनमें संशोधन की जरूरत है, कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो कि आप ऐसे नहीं ले सकते। मैं कह रहा हूं फाइनल अथॉरिटी आप हैं, साजिद रशीदी कहता है मेरी बात मान, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होता। आप कह रहे हैं कि फाइनल अथॉरिटी मैं हूं, मेरा सुझाव ये है, इस तरह से आप करिए इसको, तो आप करिए। तो आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि साजिद रशीदी आपकी बात माने? आप उम्मीद नहीं करेंगे साजिद रशीदी आपकी बात माने या साजिद रशीदी कहे मुख्यमंत्री मैं हूं मेरी बात सुन, गवर्नर मुख्यमंत्री मैं हूं मेरी बात सुन, तो एलजी कहीं का होगा? ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं इसी तरह का नहीं, एटीट्यूड तो यही था ना, एटीट्यूड तो यही था सर, एटीट्यूड तो यही था, एटीट्यूड तो यही था, एटीट्यूड तो यही था, पैसा पड़ा हुआ एटीट्यूड तो यही था। नहीं तो तुम्हें अंशु प्रकाश को एक कमरे में बुलाकर उसको थप्पड़ मारकर उसके साथ जिस तरह से 11 आपके नेताओं ने बर्ताव किया वो भूल गए। अरे ये 2018 की बात है, अंशु प्रकाश के साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया, उसको घर पे रात को बुलाया, घेर के 11 लोगों ने उनको थप्पड़ मारे, उनको गालियां दी, उनको जलील करके घर से निकाला। ये कहां का बिहेवियर है? थप्पड़ मारना साबित हो गया, का बिहेवियर है? थप्पड़ मारना साबित हो गया, बिहेवियर है, थप्पड़ मारना साबित हो गया। ये कहां का बिहेवियर है? साबित हो गया क्या? ये कहां का बिहेवियर है? थप्पड़ मारना साबित हो गया, कहां का बिहेवियर है? अरे साबित हो गया क्या? कहां का बिहेवियर है? नहीं साबित हो गया क्या? कहां का बिहेवियर? आप मुझे बताइए, साबित हो गया थप्पड़ मारना? उस रूम में बैठे आम आदमी पार्टी के ही लोग, उन्होंने खुद ने कहा कि जिस तरह से जेल में नहीं होगा थप्पड़ मारने वाला, क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं जिस तरह से हो गया क्या? उनके साथ किया गया वो गलत था, वो बरी हो गए उस केस में, जो उसमें जो झूठा केस लगा था। क्या बात आप कर रहे हैं? बिना वजह की बातें मत उठाइए। कमरे में बैठे थे, उन्होंने खुद ने कहा कि जिस तरह से अंशु प्रकाश से बात की गई वो गलत था। फिर वही बातें आप कर रहे हैं। आपके पास साबित हो गया थप्पड़ मारना? क्या सीसीटीवी फुटेज है? नहीं, जब वो इस तरह से सर हिलाकर चल के मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अंशु प्रकाश की मारना साबित हो गया क्या? लेकिन हाँ, आरबीआई के गवर्नर ने बाहर आकर ये कहा कि मुझे बीजेपी सरकार ने कहा कि 40,000 सरप्लस है वो हमें दे दीजिए। तो आप ही की बात माननी चाहिए मुझे। तो जो सीनियर ब्यूरोक्रेट वहां बैठे उनकी कोई इज्जत ही नहीं। अब आप बताइए खान साहब, ये रवैया होगा तो आप बताइए आपके एलजी होने का क्या फायदा? मैडम जहां बात कर रही हैं आपका ही कोई मान नहीं तो कहां? चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, आईने में चेहरा देखिए। आप मेरे चेहरे की बात हाँ चेहरा देखिए। अच्छा चेहरा आप देख रहे हैं, आईने में चेहरा देखिए, बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा क्या है? आपने किस तरह से सारे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया है। आप चेहरा देखिए, आप चेहरा देखिए, आप तो बोलने लायक है भी नहीं, आप बोलने लायक है भी नहीं। क्या किया यूपी में आपने? गठबंधन हो गया तो मायावती जी की जांच, गठबंधन हो गया तो अखिलेश यादव जी की जांच, गठबंधन हो गया तो लालू यादव को जेल, पन्ना को जेल, ये जेल वो जेल। चेहरा देखिए, अरे चेहरा देखिए।
चेहरा देखिए, चेहरा देखिए। प्रिया जी, कहाँ प्रिया जी, आप अपने ऊपर मत ले जाइए, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप कुछ भी नहीं है पार्टी के अलावा। आपको नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। कहाँ लेके जा रहे हैं डिबेट को? एक मिनट, जब जवाब ना दिया जाए, रशीदी साहब, यहाँ मैं आपके साथ हूँ। एक मिनट प्रिया जी देखिए, इन्होंने साजिद रशीदी ने आपको बतौर महिला कोई बात नहीं कही, उन्होंने आपको बतौर भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बात कही। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को चेहरा देखना चाहिए ना देखिए, देखिए एक मिनट, आप यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रिया जी एक मिनट, मैं एक बात साफ कहना चाहूंगा। अखाड़ा में रुकिए, अखाड़ा में अगर किसी के खिलाफ अगर किसी के खिलाफ पर्सनल कमेंट्स होते हैं तो मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट करूंगा और मैं उनको रोकूंगा, टोकूंगा या कहूंगा कि शो छोड़ दें। लेकिन आज प्रिया जी मैं आपसे इतना कहूंगा, मैं बीजेपी के वक्ता से इतना कहूंगा कि बात पॉलिटिकल बात थी। एज अ पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आपसे कहा था कि देखिए आईने में अपना चेहरा देखिए, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं। आपके अचीवमेंट्स यानी कि नॉट एज अ पर्सन बट भारतीय जनता पार्टी के अचीवमेंट्स क्या हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश का हवाला दिया और बाकी बात है तो नहीं। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने बात क्लियर भी की थी, उन्होंने बात क्लियर की थी। उन्होंने हमेशा ये बात कभी पर्सनल होके नहीं की थी। चलिए अब देखिए, अब मेरे पास अखाड़ा में समय कम है। देखिए दूसरे चैनल में क्या हुआ, उससे अखाड़ा में क्या हुआ उसकी बात करते हैं। अच्छा चलिए शांत हो जाइए। अखाड़ा में आज बस समय इतना ही।